नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे आज का शीर्षक है, क्या बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलेगा इटली? तो आज इसी शीर्षक के आलोक में हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं क्या है खबर। सबसे पहले इसको निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम आज की चर्चा केंद्रित रखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे क्यों अलग होना चाहता है इटली, वास्तव में वो कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसने इटली को विवश किया इससे अलग होने के लिए। फिर हम देखेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अर्थात बीआरआई है क्या, और अंत में देखेंगे कि बीआरआई अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसको लेकर भारत का नजरिया क्या है। साथ में अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न, ये देखने के लिए कि आपने संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है, यह सेक्शन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज की खबर देखते हैं। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर है कि इटली वॉकआउट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रीजन सिग्निफिकेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इटली ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वॉकआउट किया, अर्थात उससे अलग होने के निर्णय पर वो कायम है और एक तरह से उसने अनौपचारिक घोषणा भी इसकी कर दी है। वास्तव में ये क्या है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? वस्तुतः मैप में आप यहां देख सकते हैं कि ये चाइना है और चाइना ने मध्य एशिया से होते हुए इधर यूरोप तक और इधर अफ्रीका से होते हुए यूरोप तक एक व्यापारिक मार्ग, एक अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए और मजबूती से चलाने के लिए एक व्यापारिक मार्ग डेवलप किया या करने पर वो कार्य कर रहा था। वस्तुतः प्राचीन काल और मध्यकाल में भी यहाँ पर एक सिल्क रूट हुआ करता था जो कि लगभग 6500 किलोमीटर लंबा था। उसी सिल्क रूट का नाम, चाइना में बहुतायत उत्पादन होता था सिल्क का, उसी के नाम पर इसका नाम सिल्क रूट पड़ा। तो उसी सिल्क रूट की ऐतिहासिकता पर इसने वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो एक अपनी व्यापारिक गतिविधियों को ठीक से संचालित करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग अर्थ का युग है और नौ औपनिवेशिक नीतियों के तहत वो इस मार्ग को विस्तारित किया और उसने ये नई परियोजना चलाई जिसका पहले नाम वन बेल्ट वन रोड था। बाद में उसी ओबर का नाम बदल गया और उसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हुआ। तो इसके संदर्भ में हम चर्चा इस खबर के संदर्भ में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो खबर के मुताबिक 9 सितंबर 2023 को भारत में ही G20 की बैठक संपन्न हो रही थी और इसी बैठक के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक अनौपचारिक घोषणा कह दी कि हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि हम अब बीआरआई से अलग होंगे, हम इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं। साथ ही इस निर्णय पर पहुंचने के बाद चीन के प्रधानमंत्री, हालांकि वहां के राष्ट्राध्यक्ष यहां नहीं आए, उस प्रधानमंत्री के द्वारा मेलोनी से मुलाकात भी की गई, इस पर बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मेलोनी अपने निर्णय पर कायम थी और उनका यह कहना था कि हम इससे अलग होंगे। अब यहां पर चीन के लिए थोड़ी ये चिंता का विषय अवश्य है, चूंकि भारत में G20 के दौरान ही IMEEEC का सदस्य भी इटली है। ये बात भी चाइना को खलेगी क्योंकि यहां पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात पर सहमति हुई, जिसके कुछ सदस्य आप यहां देख सकते हैं, भारत, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के साथ उसमें इटली भी सम्मिलित है। ऐसे में इसका चाइना की इस परियोजना से अलग होना एक भारत के दृष्टिकोण से देखें तो एक सकारात्मक पहल है। आगे अगर हम देखें तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस पर भारत कार्य करने के लिए एक रोड मैप बना रहा है, तो ये चाइना की जो बीआरआई है, पॉलिसी है, उसी के काउंटर के रूप में इसको आप देख सकते हैं। आगे अगर हम नजर डालें तो क्यों अलग होना चाहता है इटली, आखिर वो कौन से ऐसे कारण हैं जो इटली को मजबूर करते हैं कि वो जिस पहल में खुद 2019 में सम्मिलित हुआ था उससे अलग होता है या स्वयं को अलग करता है। तो देखें, 2019 में इटली इससे बीआरआई से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ। हालांकि अगर इटली को हम ध्यान में रखें तो वो G7 का सदस्य है और G7 पश्चिमी देशों में एकमात्र ये देश था जो बीआरआई में सम्मिलित होता है। ऐसे में बाकी के पश्चिम के जो देश हैं उनका नाराज होना स्वाभाविक था, क्योंकि अमेरिका की तरफ उनका झुकाव था और अमेरिका विशेष रूप से अगर बात करें तो उन शक्तियों में सबसे शक्तिशाली शक्ति अमेरिका थी और वो भी नाराज हुई। खासकर बाहरी देशों के नाराजगी के साथ साथ इटली को अपने देश में भी
विरोध झेलना पड़ा। हालांकि तात्कालिक वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसने इसमें सम्मिलित होने का निर्णय लिया। पश्चिमी देशों ने भी इसका विरोध किया। यद्यपि G7 का यह स्वयं सदस्य है, तो इसके अलावा ये सब तो कारण थे ही, ये विरोध अंतर्विरोध तो चल ही रहे थे। इसके अलावा कोई भी राष्ट्र अगर किसी सदस्य में शामिल होने का निर्णय लेता है तो उसके पीछे उसके कुछ लाभ होते हैं, कुछ मंशा ऐसी होती है कि इसमें सम्मिलित होने से हमें लाभ होगा। इसको आप यूं समझें कि हम किसी कंपनी में जाएं और हमें उसके बदले उस कोई क्रेडिट कार्ड मिले या कोई सदस्यता का प्रमाण पत्र मिले और उसके एवज में हमें यह कहा जाए कि अब आपको इस सदस्यता के एवज में कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेंगे, लेकिन हमें उस सदस्यता के लेने के बावजूद वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हों जो गैर सदस्यों को प्राप्त हो रहे हों, तो ऐसे में हमारी उस सदस्यता देने वाली कंपनी से नाराजगी जग जाहिर होगी। कुछ ऐसा ही हुआ इटली के साथ। आप देखेंगे कि वस्तुतः व्यापारिक दृष्टिकोण से ही इटली इसमें सम्मिलित हुआ था कि चीन के साथ उसकी व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि होगी, चीन में उसके वस्तुओं के खपत में वृद्धि होगी, चीन द्वारा FDI अधिक आएगा। लेकिन जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन में अगर निर्यात की स्थिति देखें तो अगर जर्मनी, जो कि इटली का पड़ोसी मुल्क है, 107 बिलियन यूरो वो चीन को निर्यात करता है, जबकि फ्रांस 23 बिलियन निर्यात कर रहा है। और इटली की अगर बात करें तो केवल 16.5 बिलियन यूरो में निर्यात हो रहा है इटली का चाइना में। तो ये एक सदस्य राष्ट्र होने के नाते काफी कम आंकड़ा है, जबकि उसके पड़ोसी जो गैर सदस्य हैं, BRI के सदस्य नहीं हैं, उनकी निर्यात की राशि अधिक है। फिर इटली का अगर चीन को निर्यात देखा जाए तो सदस्य बनने से पूर्व और सदस्य बनने के बाद थोड़ा अंतर तो आया, लेकिन अगर चीन और इटली की तुलना करें तो व्यापार तभी सही होता है जब व्यापारिक संतुलन हो। इसमें अगर इटली चीन को निर्यात करता है तो पहले 2019 में 14.5 बिलियन था, लेकिन बाद में सदस्य बनने के बाद 18.5 बिलियन निर्यात हुआ, जो कि एक थोड़ी वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चीन का इटली को निर्यात अगर इस पर नजर डालें तो 33.5 बिलियन था 2019 में, और बाद में 21 का यह आंकड़ा है, उसमें लगभग 50.9 बिलियन वहीं चाइना के संदर्भ में दिखाई देता है। तो दोनों की अगर तुलना की जाए तो यहां चाइना अधिक फायदे की स्थिति में है, जो कि बात इटली को गवारा नहीं होगी या किसी भी राष्ट्र को गवारा नहीं होगी। वहीं अगर FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो चीन द्वारा इटली में पहले जहां 600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, वहीं बाद में यह मात्र 33 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, जो यह प्रमाणित करता है, प्रदर्शित करता है कि सदस्यता के बाद इटली को कोई खास फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि इटली के पड़ोसी राष्ट्र जर्मनी और फ्रांस गैर सदस्य होने के बावजूद ज्यादा फायदे में दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी राष्ट्र का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में ही इटली का असंतोष बढ़ता रहा और अंत में G20 में शिरकत के दौरान यह असंतोष सामने आता है और जॉर्जिया मेलोनी ने इस असंतोष को जाहिर करते हुए BRI से अलग होने की अनौपचारिक घोषणा कर दी। हालांकि यह उम्मीद की जा रही है कि BRI की अगली बैठक से पूर्व या अगली बैठक तक इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग भी इनसे मिलते हैं, प्रयास करते हैं कि इसमें उनकी मंशा को बदला जा सके, लेकिन वो प्रयास निष्फल रहता है। अगर यह निर्णय नहीं लेते तो मार्च के महीने में यह रिन्यूअल स्वयं हो जाता, इसलिए भी निर्णय लेना आवश्यक था कि BRI की सदस्यता को हम ग्रहण करेंगे कि नहीं, यह पहले ही रिन्यूअल होने से पूर्व ही यह निर्णय लेकर उनको सूचित करना आवश्यक है। अक्टूबर में चूंकि BRI की कॉन्फ्रेंस होनी है, साथ ही आगे G7 की अध्यक्षता भी इटली को करनी है, तो यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि G7 के अन्य राष्ट्रों को असंतुष्ट करके भी इटली नहीं रहना चाहता है। साथ ही इटली यह भी कह रहा है कि वह स्वेच्छा से इससे बाहर है, वो किसी भी अन्य राष्ट्र के दबाव, विशेष रूप से अमेरिका के दबाव में ऐसा निर्णय नहीं ले रहा है। तो ये कारण थे इटली के अलग होने के। अब एक नजर डालें BRI अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, इस पर हम जरा दृष्टिपात करें तो आप मैप में यहां देख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि चाइना की ये पॉलिसी है कि वो स्थल और जल दोनों मार्गों से यूरोप और अफ्रीका होते हुए एशिया से कनेक्टिविटी को बनाने का यह व्यापारिक मार्ग है। वास्तव में 2013 में
चीन द्वारा 60 से अधिक देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय संबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि ये कहा गया मुख्य उद्देश्य व्यापारिक ही था, बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। शी जिनपिंग द्वारा ओल्ड सिल्क रोड इनिशिएटिव नाम से इसको शुरू किया गया, बाद में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कहा गया, और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड के नाम से, वन बेल्ट वन रोड के नाम से ये काफी फेमस हुआ। 2016 में इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में जाना गया है। 2016 से ये BRI के रूप में जाना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि विकास हेतु बनाई गई रणनीति जो कि कनेक्टिविटी पर आधारित है, संबद्धता पर आधारित है, यह चाइना का एक प्लान था। इसमें वस्तुतः आप देख सकते हैं कि ये चाइना यहां एशिया और यूरोप होते हुए, इधर अफ्रीका होते हुए, ये सारा मार्ग ये कनेक्ट किया गया है। और इन क्षेत्रों में ये जो भी रूट आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट हो, बंदरगाह हो, उद्योग हो, ऊर्जा की परियोजनाएं हो, तेल एवं गैस पाइपलाइन हो, ऐसी बुनियादी सुविधाओं को जमीन और समुद्र दोनों माध्यमों से इसको एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करने का प्लान है। वस्तुतः अगर मंशा की बात करें कि BRI के पीछे क्या मंशा है, तो मंशा व्यापार तो है ही, व्यापार के अलावा चाइना इस क्षेत्र में वैश्विक प्रभुत्व जमाना चाहता है। साथ ही अगर एशिया के क्षेत्र में बात करें तो भारत के प्रभुत्व को कमतर करने के लिए भी यह इसका एक प्रयास है। साथ ही एशिया के साथ साथ विश्व पर अधिकार करने की भी मंशा कहीं ना कहीं इसकी नौ औपनिवेशिक नीतियों को दर्शाती है, और अतिरिक्त सामग्री इसके पास जो भी है वो इन रूट के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से खपाना चाहता है। साथ ही इन राष्ट्रों के साथ, खासकर जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं और कुछ अन्य यूरोपीय यूनियन के भी राष्ट्र हैं जो इटली की स्थिति को देखने के बाद अब हालांकि वो इससे कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे राष्ट्रों के साथ समझौता करके, उनको आर्थिक सहायता देके, ऋण के माध्यम से उनको अपनी नीतियों को मनवाने के लिए विवश करना, ये चाइना की वस्तुतः मंशा थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि BRI के पीछे चाइना की क्या मंशा थी। अब BRI और भारत का नजरिया क्या है इसके प्रति, उस पर अगर दृष्टि डालें तो भारत शुरू से ही BRI का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि भारत चाइना की इस नीति को स्पष्ट तौर पर नहीं मानता है, वो किसी भी प्रकार की नौ औपनिवेशिक नीति को नहीं मानता है। और उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि यह रूट ऊपर से जिस हिस्से से जाता है वो पाक अधिकृत जो भारतीय हिस्सा है उस हिस्से से होकर जाता है, और शुरू से ही भारत का इस मसले पर विरोध रहा है। साथ ही इस प्रकार की पॉलिसी की भारत के प्रति पहले से ही असहजता रही है, और आप ये देख सकते हैं। साथ ही इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भी भारत ने इस परियोजना पर काउंटर करके अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। तो ये आज का संदर्भ था, और अंत में परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न है संदर्भ के तहत। निम्न कथनों पर विचार करें। इटली BRI में 2019 में शामिल हुआ। जब वह BRI में शामिल हुआ तब इटली G7 और G20 दोनों का सदस्य था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको संदर्भ समझ में आया तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।